क्योंकि राजनाथ सिंह जी इस मामले को समझते हैं, क्योंकि वो खुद घर से एक किसान हैं और किसान की पीड़ा राजनाथ सिंह जी बखूबी जानते हैं और यूपी को भी बखूबी जानते हैं। इसलिए वो इस राजनीति को, और उनने कहा था 2013 में अपने एक भाषण में कि मैं किसानों के साथ हूं मंच पे आकर। मोदी जी नहीं आए थे, राजनाथ सिंह जी आए थे, इसलिए उन्हें राजनाथ सिंह जी से उम्मीदें हैं। आज वो ट्रेनें कहां हैं जिनमें वेंटिलेटर लगे? एक ट्रेन बता दीजिए मुझे निकाल के जिन ट्रेनों में वेंटिलेटर लगे हो, जिनमें आईसीयू सेंटर बने हो, जिसमें कोरोना की जांच के इलाज के लिए वार्ड बनाए गए हो। एक ट्रेन ऐसी नहीं है, लेकिन इस नाम पर ट्रेनें रोक दी गई। ये ट्रेन को घाटे में ले जा रहे हैं, ट्रेन को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि आपको सीखना है तो पहले के रेल मंत्री लालू यादव से सीख। सिर्फ एक ही कारण है कि मेन स्ट्रीम मीडिया उनके हाथ में है, और मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरीके से खबरों को परोसता है, वो खबरें लगातार उस तरीके से दिखाई जाती हैं जो सरकार के हित में जाती हैं। जैसे कि बड़ा ताजा उदाहरण है, 2013 के पहले जब पेट्रोल बढ़ता था तो हम उसको दिखाते थे कि वो करप्शन है, और आज हम क्या दिखा रहे हैं? वो नेशनलिज्म है। तो ये फर्क आ गया है मीडिया के दिखाने में, ये लोगों को समझना होगा। करी, चक्का जाम किया, रेल रोको करी, अब अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। कभी पगड़ी बांधने की बात करते हैं। चल क्या रहा है? ये आंदोलन चल रहा है या कुछ और ही समझ रखा है आपने, जो कार्यक्रम पे कार्यक्रम लगा रखे हैं यहाँ पे? देखिए, हम तो मोदी जी की इच्छा पूरी कर रहे हैं, मोदी जी की बराबर इच्छा पूरी कर रहे हैं। मोदी जी जितने प्रकार से चाह रहे हैं, हमारे तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और आंदोलन करना तो देश में सबका हक है, तो आंदोलन कर रहे हैं। और आज वैसे भी बड़ा दिन है, पूरे देश को करना चाहिए ये काम। तो आज 23 फरवरी है। अजीत सिंह जी, जो कि भगत सिंह जी के चाचा जी हैं, उनका जन्मदिन है, आज जयंती है उनकी। और उस जयंती के अवसर पर पगड़ी संभालने की बात चल रही है, क्योंकि ऐसे ही कृषि कानून का विरोध सन 1906-07 में चला था, जो 3 महीने आंदोलन चला था, 90 दिन तक। और 90 दिन बाद देश को उन कृषि कानूनों से निजात मिल गई थी अंग्रेजों के दौर में भी। लेकिन हमारी सरकार बड़ी ही उदासीन है, जो आज हमें इन कानूनों से निजात नहीं दे रही, और 90 दिन हो गए हैं बैठे हुए आज हमें। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जोश जो है वो अब ठंडा पड़ गया है। किसानों की जो मौजूदगी अगर मैं देखूंगी, अगर गाजीपुर बॉर्डर के अगर हम हालात देखेंगे जी, तो जो मौजूदगी है किसानों की वो गायब लग रहे हैं अब तो। आपको गायब लग रहे हैं, लेकिन असल में ये रणनीति है, ये रणनीति है। और ये रणनीति है नए तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर बैठने के अलावा पंचायतों में सभा करना शुरू कर दी है। इसके बाद जो लोग यहाँ बैठे हैं वो यहाँ बैठे हैं, और इसके बावजूद भी हम जहाँ जहाँ प्रचार हो रहा है वहाँ भी पहुँच रहे हैं। ये रणनीति है हमारी। और जा रहे हैं, कई लोग सोशल मीडिया पर बाइटें भी कर रहे हैं। इस तरीके से हम हर क्षेत्र में जाकर सरकार से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। खाली यहाँ बैठकर, इस जगह पर रहकर हम नहीं चाहते कि आंदोलन सिर्फ यहीं सिमटा रहा है। अब ये आंदोलन पूरे देश में फैलाना चाहते हैं, इसीलिए जगह जगह जा रहे हैं। इसलिए यहाँ से लोग आपको कुछ कम नजर आ रहे हैं। लेकिन आंदोलन से कोई असर पड़ता सरकार को तो दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, आंदोलनों से ही असर पड़ा है। आंदोलन हुए तभी देश आज़ाद हुआ है, और आंदोलनों से असर पड़ता है। बात अलग है कि आप नज़रअंदाज हमें कब तक करेंगे। ये नज़रअंदाज कर रही है सरकार, और इस नज़रअंदाजी की कीमत इनको इनके चुनावों में देखने मिलेगी, जैसा कि अभी हाल ही में पंजाब के अंदर देखने मिला है। और ऐसा ही इनको लगातार आगे भी देखने मिलने वाला है। तो मैं कहूँगा कि देखिए, ऐसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, आपको देखना होगा, क्योंकि यही भीड़, यही जनता चुनाव में भाग्य तय करती है कौन सी पार्टी सत्ता में जाएगी और कौन सी पार्टी सत्ता से गिराई जाएगी। लेकिन एनआरसी को भी लेकर आंदोलन हुआ था, वो भी एक टाइम पर खत्म ही हो गया, या फिर कह लीजिए कोरोना के लिए। लेकिन क्या ऐसा लग रहा है कि शायद ये भी ऐसा टाइम आएगा कि आंदोलन भी खत्म हो जाएगा? मैं आपकी बात बिल्कुल पूरा जवाब दे रहा हूँ। देखिए, सरकार ने विगत 6 वर्षों में ऐसा कोई आंदोलन नहीं जिसे सफल होने दिया हो, ये तो सब जानते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? सिर्फ एक ही कारण है कि मेन स्ट्रीम मीडिया उनके हाथ में है, और मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरीके से खबरों को परोसता है, वो खबरें लगातार उस तरीके से दिखाई जाती हैं जो सरकार के हित में जाती हैं। जैसे कि बड़ा ताजा उदाहरण है, 2013 के पहले जब पेट्रोल बढ़ता था तो हम उसको दिखाते थे कि वो करप्शन है, और आज हम क्या दिखा रहे हैं? वो नेशनलिज्म है। तो ये फर्क आ गया है मीडिया के दिखाने में, ये लोगों को समझना होगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया कैसे काम कर रहा है। जब जानते हैं तो क्यों आंदोलन कर रहे हैं? जब जानते हैं बिल तो वापस होना नहीं है, ये बात तो साफ है। ठीक है, तो फिर क्यों बैठे हैं? एक बात बताइए कि कोई डंडा लेकर आ गया है और आपके घर में घुस के आपको मारने की तैयारी बना रहा है, तो आप क्या उसको जवाब देने के लिए तैयार नहीं रहोगे? ये सोचोगे कि मर जाने दें, हम हथियार भी ना उठाएं? इसे तो आत्मरक्षा कहते हैं। हम लोग इस आंदोलन के जरिए अपनी आत्मरक्षा करना चाह रहे हैं, और आत्मरक्षा अगर गुनाह है तो ये गुनाह हम 100 बार करेंगे।
गुनाह तो कर चुके हैं ना ट्रैक्टर रैली करके। ना ट्रैक्टर रैली, जिसका सारा दोष तो आपने ना 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 सरकार का ही दोष था। सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है क्या? सरकार ने ही गलत किया है। सरकार ने, हम बार बार कह रहे हैं, जसदीप सिद्धू को हमने अपने मंच पे नहीं चढ़ाया, उसने इन्हें लाल किले पर चढ़ा दिया। और जिस लाल किले की ये बात कर रहे हैं वो लाल किला भी इन्हें प्राइवेट कर दिया। जिस लाल किले को जीतने के लिए जंगें हुआ करती थी, जिस लाल किले के लिए हमारे पंजाबी भाइयों ने 18 बार लाल किले को जीतकर हमारे देश को दिया, आज उनने उसे यूं ही गिरवी रख दिया और उस लाल किले की बात कर रहे हैं। आप भी तो अड़ी गए, क्यों अड़ी गए? जो बार क्यों ना रहे, क्यों ना रहे, हम तो अड़ियल रहेंगे क्योंकि हम जनता हैं और जनता ही सरकार चुनती है। हमारा तो अड़ियल रहना जरूरी है। अगर हम रुक गए और हम झुक गए तो सरकारें मदहोश हो जाएंगी और मदहोश सरकारें जब जब होती हैं तब तब सत्ता गुलाम हो जाती है। तो हमें, हमारा देश हमें गुलाम बना रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि हमारा देश खुद वर्ल्ड बैंक के हाथों गुलाम हुआ जा रहा है। ये जनता को नहीं पता। वर्ल्ड बैंक से मोदी जी इतना कर्जा ले चुके हैं कि आज की डेट में WTO के द्वारा अमेरिका भी समर्थन कर रहा है, कैसे भी कर इस कृषि कानून को लागू करवा लो। आप मोदी के खिलाफ हैं या फिर सरकार, ये अपने आंदोलन जो कृषि बिल है उसके कानून के खिलाफ, या फिर मोदी के? ये कानून कौन लेके आया है? आपसे ही सवाल कर रहा हूँ। आप कृषि के बात करिए ना। आप सरकार को क्या कहते हैं आज के दौर में? बीजेपी सरकार तो नहीं कहते ना, मोदी सरकार कहते हैं ना। मोदी सरकार ने ये किया, मोदी सरकार ने वो किया, मोदी सरकार ऐसा कर रही है। तो आज मोदी सरकार ही तो ये बिल लेके आई है, तो मोदी का करेगी ना। तो जब सरकार बोल चुकी है नहीं वापस करेंगे, फिर भी आप पीछे पड़े हुए हैं, क्यों? मैं तो नहा धो के, हाथ धो के सब तरीके से पीछे पड़ जाऊंगा, लेकिन बिल वापस करा के जाऊंगा। और बिल वापस ही हमारी आखिरी मांग है। और आप इतना वहां मत जाइए मोदी जी के लिए। मोदी जी कुछ नहीं देंगे चाय के अलावा। उनने चाय बेची है, चाय ही पिलाएंगे आपको, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। अब कहने में आ रहा है कि कई राज्य के जो लोग हैं वो अपनी फसलें खुद नष्ट कर रहे हैं, उससे क्या हो जाएगा? अच्छा, आप हमारा घर जलाने आएंगे, आप हमें मारने आएंगे, इससे अच्छा है कि हम ये बता दें जनता को कि ये हमारी हत्या करने आ रहे हैं। इससे अच्छा है कि हम खुद आत्महत्या कर लें। ये आत्महत्या है। इससे जनता का भी तो नुकसान है। जनता का काय का नुकसान है? फसलें नहीं होंगी तो कहाँ से होगा? भुखमरी आ सकती है देश में। जनता को अगर समझना होता तो जनता समझ जाती कि 1955 जो काला बाजारी के खिलाफ कानून बना था, आज उसको वैध कर दिया गया है। काला बाजारी को खुली छूट दे दी है। ये तो भविष्य में वैसे ही अनाजबंदी होने वाली है। अगर आज हम ये किसान अनाज दे रहा है तो ये समझना होगा कि आज किसान का अनाज है, तब वो बाजार में आ रहा है। अगर वही रोक देगा तो बाजार में नहीं आएगा। आज उस अनाज को हथियाने की तैयारी चल रही है। तो मैं वही कह रहा हूं कि कोई जब अपने बच्चे को पालता है तो उसका गला घोट नहीं सकता, लेकिन सोचिए अगर कोई किसान अपनी फसल जला रहा है तो कितना मजबूर हो गया होगा वो। आज ये मजबूरी है। आज 250 शहादतें हो गई आंदोलन के अंदर। क्या दिखा सरकार को ये चीज? लेकिन फसल जलाने से नुकसान किसका है फिर सबसे ज्यादा? बताइए। किसान का है। किसान का है ये नुकसान। और किसान हर नुकसान के लिए तैयार है अब, क्योंकि भविष्य में जब ये नुकसान पूरा का पूरा, आज लोग इसको ये कह रहे हैं आम जनता को कोई दिक्कत ही नहीं है, तो अब आम जनता को क्यों दिक्कत हो रही है फसलों के जलने से? राकेश टिकैत जी के जो भाई हैं नरेश टिकैत जी, अब उनका कहना है कि राजनाथ सिंह अगर बात कर ले तो 1 घंटे में बात सुलझ जाएगी। वो इसलिए कि राजनाथ सिंह जी पहले जब वो यूपी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने किसान जब उनके यहाँ पर गए थे किसी आवेदन को लेके, तो राजनाथ सिंह जी खुद उठ के आए और उन्होंने उसको तत्काल सॉल्व किया। तो किसानों को भरोसा है राजनाथ सिंह में शायद कि राजनाथ सिंह जी इस मामले को समझते हैं, क्योंकि वो खुद घर से एक किसान है और किसान की पीड़ा राजनाथ सिंह जी बखूबी जानते हैं और यूपी को भी बखूबी जानते हैं। इसलिए वो इस राजनीति को, और उनने कहा था 2013 में अपने एक भाषण में कि मैं किसानों के साथ हूं मंच पे आकर। मोदी जी नहीं आए थे, राजनाथ सिंह जी आए थे, इसलिए उन्हें राजनाथ सिंह जी से उम्मीदें हैं। दोबारा कोरोना आ चुका है, याद हो तो अब मामले जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ये तो सरकार के आंकड़े, कभी भी बढ़ा दे कभी भी गिरा दे। आपने आप देख तो अब इसको भी आप देख, अरे एक बार तो आप मुझे बताइए ना, क्या रणनीति नहीं है? रणनीति नहीं होती तो क्या होता? आप उस समय जब ट्रेनें बंद की गई थी तो ये कहा गया था ट्रेन के अंदर कोच बन रहे हैं, ट्रेन के अंदर अस्पताल बन रहे हैं, ट्रेन के अंदर फलाना क्या कहते हैं वेंटिलेटर लगाया जा रहा है। आज वो ट्रेनें कहाँ हैं जिनमें वेंटिलेटर लगे? एक ट्रेन बता दीजिए मुझे निकाल के जिन ट्रेनों में वेंटिलेटर लगे हो, जिनमें ICU सेंटर बने हो, जिसमें कोरोना की जांच के इलाज के लिए वार्ड बनाए गए हो। एक ट्रेन ऐसी नहीं है, लेकिन इस नाम पर ट्रेनें रोक दी गई। ये ट्रेन को घाटे में ले जा रहे हैं, ट्रेन को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि आपको सीखना है
तो पहले के रेल मंत्री लालू यादव से सीखिए, जिसने सरकार के खजाने को भर दिया था और सरकारी नौकरियां बचा ली थी, क्योंकि सरकार तब मजबूत होती है जब सरकारी तंत्र मजबूत होते हैं। उन्होंने रेल को घाटे में जाने से रोका था, आज तो ये खुद कोरोना के नाम पर रेल को घाटे में ले गए हैं। विरोधी करते रहेंगे, कुछ खूबियां भी बता दीजिए। एक खूबी है मोदी जी के अंदर, एक खूबी है कि वो झूठ बहुत अच्छे से बोल लेते हैं और झूठ देखकर उन्हें शर्मा जाता है। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। लेकिन एक खूबी और जो निकल कर आई, अगर ये शायद कृषि बिल नहीं आता तो हम जैसे लोग भी कुछ अंधभक्त बने रहते, क्योंकि हमने भी वोट दिया है 2014 में मोदी जी को। ऐसी बात नहीं है कि हमने वोट नहीं दिया। बिल पढ़ा है आपने? बिल्कुल पढ़ा है। बिल पढ़ा तो पढ़ा आपको है। लग नहीं रहा फायदा है बिलों से? यार एक बात बताओ, कैसे फायदा होगा जब जमाखोरी की खुली छूट मिल जाए, जहां गैर संवैधानिक तरीके से बिल लाया जाए। बिल को राज्य सरकार में आना था, जो कि केंद्र सरकार द्वारा पारित हुआ है। ये बिल में गैर संवैधानिक तरीके से काम हुआ, बिल के अंदर कोर्ट में जाने का रास्ता बंद कर दिया। आपकी खेती को गुलाम करने के लिए आपकी खेती की जमीन आप नहीं बेच सकते, आप अनाज का एक दाना खेत में से नहीं ले जा सकते, क्वालिटी के नाम पे आपका अनाज रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कितना काला मांगोगे आप, बताइए। मैं कितना काला बताऊं? इस कानून के अंदर काला ही काला है। जहां पर सरकारी मंडियां ध्वस्त हो जाएंगी और अनाज को अगर क्वालिटी के नाम पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो वो अनाज आदमी कहां लेकर जाएगा? और जब वो अनाज कहीं लेकर नहीं जा पाएगा तो मजबूरी होगी कि उसे वो अनाज औने पौने दाम में कंपनी को ही बेचना होगा, और उस वक्त उसकी लागत भी नहीं निकलेगी और किसान कर्ज में डूबता चला जाएगा। ऐसे उसकी जमीनें चली जाएंगी। मोदी जी ने बोला कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, इतना तो विश्वास कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। मोदी जी कहते थे मैं चाय बेचता था, तो मैं भी चाहता हूं मोदी जी आप अपने धंधे पर आइए और हमें अपना काम करने दीजिए, क्योंकि आपको हमने चाय बेचते नहीं देखा। लेकिन इस बार किसानों ने फैसला कर लिया, उनकी दुकान हम खुलवाएंगे चाय की। रैली करते हो तो देश की जनता का नुकसान आप करते हो, रेल रोक देते हो, कभी चक्का आपको मोदी जी की इतनी चिंता क्यों होती है? मोदी जी को ये बताओ, मोदी जी से जरा पूछो जाके, आज जो हम पर देशद्रोह के मुकदमे जड़ रहे हैं, धनाधन जो देशद्रोह के मुकदमे लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। क्या मोदी जी ने 10 साल लगातार हमारे क्या कहते हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अपमान नहीं किया था? क्या 10 साल लगातार उनके खिलाफ आंदोलन नहीं किए थे? तब ये आंदोलन जीवी नहीं थे, तब ये क्या कहते हैं इन पर देशद्रोह के मुकदमे कायम नहीं हुए। लेकिन बात ये है कि लोकतंत्र जिंदा था, आज लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया है, लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। अब सरकार के अनुसार तो यही है ना कि उसी जो पिछली सरकार थी उनके कारण ही अब पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो बढ़ रहे हैं। मैडम समझना होगा, जितना पजामे का दाम नहीं है उससे ज्यादा नाड़े का दाम कर दिया है। आप देख लीजिए, पजामे के दाम से ज्यादा नाड़े का दाम है। मतलब आप समझ रही हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं पेट्रोल की कीमत 30 रुपए लीटर है और पेट्रोल को 30 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट वसूल रही है, तो कहीं पर 30 और 40 रुपए राज्य गवर्नमेंट भी वसूल रही है। मतलब कि जो मन मर्जी इसमें से पैसा निकाला जा रहा है, पेट्रोल के नाम पर दबा के पैसा लिया जा रहा है, जबकि हमारे पड़ोसी देशों में पेट्रोल के रेट कम है, जो हमसे पेट्रोल लेते हैं। ये कैसा नेशनलिज्म है, जहां देश की जनता को लूटा जा रहा हो, देश की जनता को भ्रमित किया जा रहा है। मैं तो निवेदन करूंगा वो बाबा रामदेव से जो चिल्लाता था 35 रुपए में पेट्रोल चाहिए कि नहीं। बिल्कुल चाहिए, उनकी दवाई हमें चाहिए। अप्रूव हो गई है दवाई, अरेस्ट होने वाले हैं बाबा रामदेव, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से बताया है ना, जिस तरीके से उन्होंने जो अपने दवाओं को सामने लेकर आए थे, वो अरेस्ट होंगे इस मामले में। आप देखिएगा कुछ समय बाद, और थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पर देख लीजिएगा, मिल जाएगा बाबा रामदेव का। लेकिन मैं कहूंगा रामदेव जी आपका भला हो जाएगा, 35 रुपए वाला तेल ला के दे दो, भले ही वो पतंजलि का दे दो, देश के लिए ला दो। बिल्कुल अरेस्ट होंगे। नहीं होंगे। गोस्वामी भी तो अरेस्ट हुए थे ना। शायद मुझे लगता है बीजेपी का सर्टिफिकेट जिसे मिल जाता है वो फिर अरेस्ट नहीं होता, वो अरेस्ट नहीं होता, क्योंकि ऐसा ही चला आ रहा है देश के अंदर। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के लिए गद्दार होते थे, देश के गद्दारों में उनकी गिनती होती थी, और आज सबसे बड़े देशभक्त पार्टी से जुड़ गए हैं तो देशभक्त हो गए हैं। ये दोगली सरकार कब अपना दोगलापन छोड़ेगी? तभी तो मैंने कहा है कि भाई इन सियासतदारों को देखो, जो नया इनको आईना दिखाने के लिए नया शेर मैंने पेश किया है कि सियासत भी आप पे इस कदर एहसान करती है, सियासत भी आप पे इस कदर एहसान करती है, एक और आके छीन लेती है, दूसरी ओर चश्मे दान करती है, दूसरी ओर चश्मे की बात करें तो कहा जा रहा था कि जहां जहां बीजेपी हारेगी तो किसानों की जीत मानी जा रही थी, लेकिन अभी गुजरात के जो रुझान आ रहे हैं उसमें तो बीजेपी आगे दिख रही है। ले लीजिए ये देखिए, गुजरात के अंदर जो बात हो रही है, मैंने फिर कहा ना, गुजरात के अंदर कॉरपोरेट का पैमाना बड़े स्तर पर है और देश का आधे से ज़्यादा अनाज भंडारण पंजाब करता है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ से अनाज का भंडारण देश के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। तो दिक्कत
और परेशानी और सबसे ज़्यादा किसान इन्हीं प्रदेशों के अंदर है। तो आवाज़ यहाँ से ज़्यादा उठेगी। गुजरात तो कॉरपोरेट है, व्यापारी है। गुजरात में तो पंजाब और हरियाणा कांग्रेस को जिता देते हैं, क्योंकि क्या ये कारण है कि पंजाब का किसान यहाँ पर मौजूद है? विकल्प आप विकल्प दीजिए। अगर विकल्प हमारे पास नहीं होगा तो कोई दूसरी पार्टी वोट ले जाएगी। हमने बीजेपी को भी तो वोट दिया था। गुजरात में किसान नहीं है क्या? या गुजरात का किसान यहाँ पर मौजूद नहीं है? गुजरात में उतना किसान नहीं होगा जो उतने ज्यादा अंधभक्त होंगे। देखिए आजादी के वक्त भी 25 करोड़ हिंदुस्तानियों पे 1 लाख अंग्रेजों ने राज किया था। कुछ तो कारण होगा, तब भी कुछ लोग सुप्त अवस्था में थे। आज भी हम और आप जाते हैं, देखते हैं एक तमगा बिल्कुल शांति से बैठा है, उसको पता ही नहीं है ये आंदोलन हो क्यों रहा है। तो ये वही तमगा था जिसको पता ही नहीं था आज़ादी किसके लिए चाह रहे हैं हम लोग। आज यही बात है कि हमें समझ आ गया है, हम भविष्य की चिंता कर रहे हैं और लोगों का वर्तमान जो आज जिन्हें वर्तमान में पता है, वो एक बड़ी अच्छी कहावत है कि जिस मुर्गे को पिंजड़े में से निकाला जाता है उसी को समझ आता है कि वो हलाल होने जा रहा है, बाकी दाना चुगते रहते हैं। 2.5 महीने बाद बंगाल में आंदोलन करने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? इसलिए कि देश राजनीति से चलता है और राजनीति से ही इन्हें जवाब दिया जा सकता है, बाकी और किसी तरीके से समझना नहीं चाहते।